हेलो फ्यूचर डॉक्टर, वेलकम बैक टू 95 बायोलॉजी। मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर अमनदीप कुमार और आज हम लगाने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज। अगर आपका टारगेट रीनीट 2026 के बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करना है तो आपको पता ही है कि एक्यूरेट क्वेश्चन सॉल्विंग सबसे जरूरी है। इसलिए आज के इस टेस्ट सीरीज में हम एक और हाई यील्ड चैप्टर के पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर के टेस्ट सीरीज वीडियो नहीं देखा है तो अभी ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को पहले देख लीजिए ताकि आपका कोई भी चैप्टर मिस ना हो। तो चलिए पेन और पेपर लेकर बैठिए, मेरे साथ हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है नीट 2026 का, जिसमें कि मैच आया था। इसमें दिया है हमारा लिस्ट वन में ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम। इधर हमारा वॉल्यूम दिया हुआ है लिस्ट वन में और इसका इधर वैल्यू दिया हुआ है लिस्ट टू में। हम लोग मैच करना है अब। तो देखो, सबसे पहले हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV, जिसका वैल्यू होता है 1000 टू 1100 ml। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रिजर्व वॉल्यूम, जिसका वैल्यू होता है 1100 टू 1200 ml। तो देखो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आया, ए का 3 और बी का 4। किस ऑप्शन में? देखो ए का 3 और ए का 3, यहाँ पे ए और बी में, सी डी में तो नहीं है तो इसको हटा दिए, और बी का 4 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी आगे देख लो क्या होगा। सी में क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसका क्या होगा 2500 से 3000 ml, और टाइडल वॉल्यूम का 500 ml। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो देखो कहता है कि इन ह्यूमंस के अंदर रेस्पायरेशन अकर इन द फॉलोइंग स्टेप। रेस्पायरेशन है जो कि कुछ स्टेप्स में फॉलो होता है। तो अरेंज दिस स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिया है, इसको अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में। देखो पहला कहता है कि डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 अक्रॉस alveolar membrane, pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is reached out, cellular respiration, transport of gases by blood। देखो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है, जिसके द्वारा एटमॉस्फेरिक पे एयर जो है वो अंदर आता है और CO2 रिच एल्वोलर एयर बाहर की तरफ जाता है। ठीक है, तो सी हमारा सबसे पहले आएगा। तो देखो सी किस किस ऑप्शन में है? तो देखो ऑप्शन नंबर सी में है और ऑप्शन नंबर डी में सी सबसे पहले है, तो ए भी हमारा यहाँ पर से एलिमिनेट हो गया। उसके बाद क्या होता है? डिफ्यूजन होता है O2 और CO2 का एल्वोलर मेम्ब्रेन के बीच में। उसके बाद क्या जाएगा हमारा? बी आएगा। तो बी किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हमें देखने का जरूरत भी नहीं था। देख लो उसके बाद क्या पढ़ देते हैं एक बार। उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट होगा गैसेस का ब्लड के द्वारा, और फिर डिफ्यूजन होगा O2 CO2 का ब्लड और टिश्यू के बीच में, और फिर सेलुलर रेस्पायरेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो अब देखो कहता है कि फ्रॉग रेस्पायर इन वाटर बाई स्किन एंड बक्कल कैविटी। फ्रॉग जो जब पानी में रहता है तो स्किन और बक्कल कैविटी की मदद से रेस्पायर करता है, लेकिन जब जमीन पर रहता है लैंड बाई स्किन, बक्कल कैविटी और लंग्स। जब जमीन पे रहता है तो बक्कल कैविटी, स्किन और लंग्स तीनों की मदद से वो रिस्पायरेशन करता है। ठीक है, तो देखो जब फ्रॉग जब पानी में रहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्किन की मदद से ही रिस्पायरेशन करता है, बक्कल कैविटी की मदद से नहीं करता है रिस्पायरेशन। ठीक है, लेकिन जब लैंड पर आएगा तो स्किन की मदद से, बक्कल कैविटी की मदद से, लंग्स तीनों की मदद से रिस्पायरेशन करता है। ये जो स्टेटमेंट है ये वाटर के लिए क्या हो गया? गलत हो गया, लेकिन ट्रू हुआ किसके लिए? लैंड के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट फिर से हमारा मैच आ गया, जिसमें कि दिया है लिस्ट वन में इम्फाइसेमा, एंजीना, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, टेटनी। ठीक है, तो इम्फाइसेमा किसे कहते हैं? जहां पर क्या होता है? डैमेज एल्वोलर वाल एंड डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस। ठीक है, यानी ए का 2। देखो ए का 2 किस किस में है? ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में है। तो ए और बी क्या हो गया? यहाँ पे गलत हो गया। एंजाइना किसे बोलते हैं? जहाँ पे एक्यूट चेस्ट पेन होता है उसे एंजाइना बोलते हैं, यानी बी का 3। तो बी का 3 देखो किसमें? ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। आगे हमें देखने का जरूरत भी नहीं है, लेकिन देख लो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किसे बोलते हैं? इन्फ्लेमेशन हो जाता है ग्लोमेरुलस ऑफ किडनी में। और टेटनी किसको बोलते हैं? रैपिड स्पैज्म इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट कहता है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेवल एज असर्शन एंड अदर इज लेवल्ड एज रीजन। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन दिया हुआ है, तुम्हें बताना है इसमें कि क्या सही है क्या गलत है। तो पहले कहता है कि ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, जब गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो अबाउट 20 से 25% ऑफ CO2 इज कैरिड बाई हेमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। जब ट्रांसपोर्टेशन होता है गैसेस का तो 20 से 25% CO2 कैरी होता है हेमोग्लोबिन के द्वारा। ठीक है, और क्या बनता है? फॉर्मेशन किसका करता है? तो कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। सही है। अब कहता है द बाइंडिंग इज रिलेटेड टू हाई PCO2 एंड लो PO2 इन टिश्यू। तो देखो ये टिश्यू के पास HB और CO2 का जो बाइंडिंग होता है उसके लिए क्या फैक्टर चाहिए? तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का वो हाई होता है, और यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो लो होता है। तो हाँ, ये भी सही है। ठीक है, अब दोनों सही हो गया। अब यहाँ पर लगाओ बिकॉज, बिकॉज लगा के देखो यहाँ पे रीड करते हैं दोनों।
ड्यूरिंग दिस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस about 20 to 25% of CO2 is carried by hemoglobin as carb amino hemoglobin because this binding is related to high PCO2 and low O2 in tissue। तो हाँ ये कर पा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट हमारा फिर से देखो मैच है जिसमें है यहाँ पे दिया हुआ रेसिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी और टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वॉल्यूम दिए हुए हैं और कुछ कैपेसिटीज दिए हुए हैं। तो देखो सबसे पहले है हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम किसे कहते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सप्रेशन। फोर्सिबल एक्सप्रेशन के बाद जो एयर बच जाता है लंग्स में उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। ए का क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो देखो ऑप्शन नंबर सी में ही है सिर्फ ए का 3, और किसी में है ही नहीं, तो और किसी को देखने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ऐसे देखो वाइटल कैपेसिटी में क्या होता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन, इसे हम लोग वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी किसे बोलते हैं, जहां पर टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को क्या किया, एक्सपायर कर दिया, उसे बोलते हैं हम लोग एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। टाइडल वॉल्यूम किसे बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मल इंस्पिरेशन के दौरान जो जितना हम लोग वॉल्यूम ऑफ एयर को इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन द एल्वोलाई। एल्वोलाई में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करने के लिए कौन सा फैक्टर फेवरेबल होगा, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब HbO2। तो HbO2 का फॉर्मेशन कैसे होगा एल्वोलाई में, वहां पर क्या होना चाहिए, जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो ज्यादा होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर CO2 का लो होना चाहिए, H+ का कंसेंट्रेशन जो है वो कम होना चाहिए, टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। ठीक है, तो देखो हाई PO2 एंड लेसर H+ कंसेंट्रेशन, PO2 हाई है और H+ कंसेंट्रेशन कम है, तो हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट फिर से हमारा मैच है जिसमें क्या दिया है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। सबसे पहले देखो कैपेसिटी का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो कैपेसिटी होते हैं वो बनता है मोर देन 2 वॉल्यूम, दो या दो से ज्यादा वॉल्यूम से मिल करके कैपेसिटी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है हमारा टीवी और ERV। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए का 2। फिर देखो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसका क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि टीवी प्लस IRV। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आता है फंक्शन रेसिडुअल कैपेसिटी, इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें आता है ERV प्लस RV। ठीक है, एक लास्ट बचता है तुम्हारा वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या आते हैं, इसमें आता है ERV प्लस IRV प्लस TV। ठीक है, तो देखो आंसर क्या हुआ हमारा, ए का 2 बी का 4, कहाँ पे देख लो, ए का 2 बी का 4, ऑप्शन नंबर डी में ही है सिर्फ, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है कि सिलेक्ट द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन रेस्पिरेशन। तो देखो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन का स्टेप्स बताना है, क्या सही होगा। तो देखो सबसे पहले क्या है हमारा, पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वोलर एयर इज रिच्ड आउट। सबसे पहले हमारा क्या सही है, डी सही है, तो डी देखो किस किस में, ऑप्शन नंबर सी में ही है सिर्फ डी सबसे पहले दिया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बाकी आगे देखने का जरूरत भी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है वाइटल कैपेसिटी ऑफ अ लंग्स इज, वाइटल कैपेसिटी जो लंग्स है उसमें क्या क्या आता है, तो उसमें आता है IRV प्लस ERV और TV, इसमें ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है कि आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ ह्यूमन ब्रेन व्हिच हैज न्यूमोटैक्सिक सेंटर दैट अल्टर रेस्पिरेटरी रेट बाय रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। तो इसमें सिंपल तुमसे क्या पूछ रहा है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर का लोकेशन पूछ रहा है, जो कि कहाँ होता है तुम्हारा, ये होता है पॉन्स रीजन में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है तुम्हें बताना है, तो इसमें क्या क्या आता है, पहले देखो ERV TV और IRV आता है, तो ये तो हमारा सही है। उसके बाद कहता है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितना इंस्पायर किया इसे हम लोग वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं, तो नहीं, हमारा स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट कहता है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। हाँ, फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद कितना एक पर्सन है जो इंस्पायर करता है उसे बोलते हैं हम लोग वाइटल कैपेसिटी, ये सही है। उसके बाद कहता है कि इट इंक्लूड ERV RV एंड IRV, नहीं ये नहीं होगा, ये तो किसी का होता ही नहीं है। नेक्स्ट है देखो हमारा द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद कितना वो ब्रीथ आउट करता है उसे बोलते हैं लोग वाइटल कैपेसिटी, हाँ ये भी सही है।
तुम्हारा सही कौन कौन सा स्टेटमेंट, ए, सी और ई। देखो ए, सी एंड ई, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कौन सा इसमें से फंक्शन नहीं है कंडक्टिंग पार्ट का, ये तुम्हें बताना है। ठीक है, तो कंडक्टिंग पार्ट किससे बोलते हैं, कंडक्टिंग पार्ट वैसा पार्ट होता है जो कि एयर का एक्सचेंज वहां पर नहीं होता है। ठीक है, देखो कंडक्टिंग पार्ट का हमारा फंक्शन क्या क्या है, इनहेल्ड एयर को ह्यूमिडिफाई करेगा, हाँ करता है। फिर टेम्परेचर को इसको लाता है बॉडी टेम्परेचर के अनुसार, मतलब अगर कोई भी तुम एयर को इनहेल कर रहे हो, उसका टेम्परेचर ज्यादा है या फिर उसका टेम्परेचर कम है, तो उसको बॉडी टेम्परेचर के बराबर ला देगा। वही कर रहा है, टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज अबाउट टू बॉडी टेम्परेचर, ये भी काम करता है इसका। उसके बाद प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 और CO2, नहीं डिफ्यूजन का सरफेस प्रोवाइड नहीं करता है, ये डिफ्यूजन यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, इट क्लियर इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, इनहेल्ड एयर में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स है उसको ये हटाने में मदद करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट कहता है अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर ह्यूमन बीइंग कैन डिलीवर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैन डिलीवर 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यू, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वोलाई, एल्वोलाई यानी कि साइट ऑफ डिफ्यूजन पे, वहां पे तुम्हारा PO2 और PCO2 कितना होता है, तो PO2 होता है 104 और PCO2 होता है 40। तो देख लो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट कहता है सिलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन एट एल्वोलाई, एल्वोलाई के पास ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनने के लिए क्या फेवरेबल कंडीशन होगा, ये तुम्हें बताना है। तो अभी मैंने बताया था कि PO2 वहां पे हाई होना चाहिए, PCO2 लो होना चाहिए, H प्लस का कंसेंट्रेशन कम होना चाहिए। ठीक है, फिर तुम्हारा टेम्परेचर ये भी कम होना चाहिए, तब जाकर के तुम्हारा ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देख लो कहाँ पे, हाई PO2, लो PCO2, लेस H प्लस और लेस टेम्परेचर। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट हमारा फिर से मैच है, जहाँ पे क्या दिया है हमें, निमोटैक्सिक सेंटर, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, कार्बोनिक अनहाइड्रेस, प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो सबसे पहले हमारा प्राइमरी साइट कौन है गैसेस एक्सचेंज का, तो हमारा एल्वोलाई। ठीक है, उसके बाद निमोटैक्सिक सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो पॉन्स रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ऑप्शन में कि ए का क्या है 2 और डी का क्या है 3, तो देखो ए का 2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है सिर्फ और सिर्फ। तो हमसे यहाँ, तो हमें यहाँ पर से पता चल गया कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी आगे देखने का जरूरत भी नहीं है, लेकिन देख लो हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व किसके लिए होता है, तो हेमोग्लोबिन के लिए, और कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहाँ होता है, तो आरबीसी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट कहता है टोटल लंग कैपेसिटी TLC इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in lungs at the end of forced inspiration, this include, यानी कि सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो ये कह रहा है तुमसे कि TLC में क्या क्या आता है। तो TLC में क्या क्या आता है, IRV, ERV, TV और RV, ये चार चीजें आती है। तो देख लो अब ऑप्शन में कहाँ पे दिया है, देखो यहाँ है RV, ERV, TV और IRV। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी देखो ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर देखो कैपेसिटी घुसा दिया तुमसे, तो कैपेसिटी पहले पूछ रहा है कि कैपेसिटी में क्या क्या आएगा, और कैपेसिटी के आंसर में कैपेसिटी कहाँ से आ जाएगा, तो ये तो हम तुम लोग यहाँ पर इलिमिनेट भी कर सकते थे इसे, कि देखो सब में कैपेसिटी दिया है, तो इससे क्या होगा, ये तीनों आंसर तो होगा ही नहीं। क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। अब देखो कहता है कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें हमें रॉन्ग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है विथ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखो सबसे पहला कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विथ O2 बाइंडिंग विथ हेमोग्लोबिन, सही बात है। देखो अगर पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा है तो HbO2 का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सही बात है। उसके बाद कहता है कि हायर H प्लस कंसेंट्रेशन इन एल्वोलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, कहता है एल्वोलाई में जो H प्लस का कंसेंट्रेशन है ना वो ज्यादा होता है और उससे HbO2 का फॉर्मेशन होता है। ऐसा होता है नहीं, अगर H प्लस का कंसेंट्रेशन अगर ज्यादा रहेगा तो HbO2 का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। ये बी क्या है, गलत है। उसके बाद कहता है कि लो PCO2 इन एल्वोलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। हाँ देखो एल्वोलाई में जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का वो कम रहता है, जिस कारण क्या होता है HbO2 का जो फॉर्मेशन है वो हो पाता है। हाँ सही बात है। नेक्स्ट कहता है कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हेमोग्लोबिन, ऑक्सीजन का बाइंडिंग होता है हेमोग्लोबिन के साथ, इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। हाँ वो रिलेट करता है किससे, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर O2 का कितना है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर पार्शियल प्रेशर O2 का ज्यादा रहेगा किससे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 से, ठीक है, तभी जा करके हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर पाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी सही है।
हमारा तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हमसे इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, तो हमारा बी गलत है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है कि सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। अब हमें यहाँ पर करेक्ट इवेंट बताना है जो कि कब होता है, इंस्पिरेशन के दौरान होता है। तो इंस्पिरेशन जब हम लोग करते हैं तो हमारा डायफ्राम उस टाइम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। और क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन पल्मोनरी वॉल्यूम उस टाइम डिक्रीज नहीं करता है, वो इंक्रीज करता है। और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ये इंक्रीज नहीं, ये डिक्रीज करता है। तो हमारा सी और डी गलत हो गया। हमसे पूछ क्या रहा है, करेक्ट पूछ रहा है ना, तो ए और बी सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है कि द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन इज नोन एज। कोई भी एक पर्सन है वो क्या करता है, फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद एयर को अंदर लेता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। हमने पीछे भी देखा था, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट कहता है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। एक्सपायरेशन अकर ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सपायरेशन जो है वो किस वजह से होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से होता है। नहीं, ये सही नहीं है। उसके बाद कहता है कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के दौरान जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है, यानी कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर वो क्या होता है, कम होता है। किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है इंस्पिरेशन के दौरान। अब इंस्पिरेशन के दौरान जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होगा, तभी तो हमारा एयर बाहर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा ना। ठीक है, तो इंस्पिरेशन में यही तो होता है। तो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। तो आंसर भी होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दूसरा देख लो इसमें क्या है, सी में कहता है इंस्पिरेशन अकर व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। इंस्पिरेशन कब होगा, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तुम अगर कम कर दोगे, सॉरी कम कर दोगे, और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को बढ़ा दोगे, तो इंस्पिरेशन थोड़ी होगा, ये तो हो गया तुम्हारा एक्सपिरेशन का आ जाएगा ना। ये क्या हमारा गलत है, ये इंस्पिरेशन के लिए नहीं होगा, ये एक्सपिरेशन के लिए होगा। उसके बाद कहता है एक्सपिरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। एक्सप्रेशन कैसे होता है, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन से होता है। नहीं, एक्सप्रेशन में नहीं, ये इंस्पिरेशन में होता है डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन। तो ये डी भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml एंड 1000 ml रिस्पेक्टिवली। देखो एक एथलीट है जिसका टाइडल वॉल्यूम तुम्हें दे दिया है कितना, 500 ml, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी ई आर भी दे दिया है कितना, 1000 ml। अब कहता है कि व्हाट विल बी हिज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब उसका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होगा, इफ द रेसिडुअल वॉल्यूम इज 1200 ml। जब उसका रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 ml है, ठीक है, तब उसका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होगा। तो सबसे पहली बात बताओ, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में आता क्या है हमारा, ई आर भी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो हमसे पूछ भी क्या रहा है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी पूछ रहा है। तो हमें यहाँ पर रेसिडुअल वॉल्यूम से तो कोई मतलब ही नहीं है। ये जो दिया है इसमें हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में क्या क्या आ जाएगा हमारा, ई आर भी जो कि कितना है 1000, टाइडल वॉल्यूम कितना है 500, कितना हो जाएगा हमारा 1500 ml एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। कौन सा इसमें से ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, तो सिलिकोसिस इज द ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो देखो इसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग्स कंडीशन इन अस्थमा एंड इम्फाइसेमा। अब हमें इसमें बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो अस्थमा और इम्फाइसेमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहली बात कि अस्थमा में क्या होता है, अस्थमा में तुम्हारा इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, किसका, ब्रोंकियोल्स का। और तुम्हारा इम्फाइसेमा में क्या होता है, इसमें जो तुम्हारा रेस्पिरेटरी सरफेस है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट फिर से हमारा मैच है। इसमें क्या दिया, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम। यानी एक साइड पूरा वॉल्यूम दे दिया, इधर तुम्हारा उसका वैल्यू दे दिया। तो सबसे पहले हमारा टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, तो 500 टू 550 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, तो 2500 टू 3000 ml। देखो ए का 3, बी का 1, किसमें है, ए का 3, बी का 1, ऑप्शन नंबर बी में ही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट कहता है कि लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक द एल्वोलाई। लंग्स जो हमारा एल्वोलाई से बना होता है, दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। और ये जो लंग्स है हमारा, वो फोर्सफुली एक्सपिरेशन करने के बाद भी ये कोलैप्स नहीं करता है। किस वजह से नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट होता है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम के कारण ही लंग्स जो हमारा कोलैप्स नहीं कर पाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। अब देखो इसमें कहता है कि लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन ब्रीथ एंड सम अमाउंट ऑफ एयर विल ऑलवेज प्रेजेंट इन द लंग्स व्हिच कैन नेवर बी एक्सपेल्ड बिकॉज। देखो यहाँ पर भी ये सेम क्वेश्चन है, मतलब मिलता जुलता क्वेश्चन ही है कुछ। कहता है कि लंग्स जो है हमारा वो कोलैप्स नहीं करता है ब्रीथ के दौरान, ठीक है, वहां पर कुछ अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो एयर को रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। और वो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या करता है, उस लंग्स को एक्सपेल होने से बचाता है। क्यों बचाता है, क्या होता है वहां पर, तो देखो सबसे पहला हमारा ऑप्शन कहता है कि देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, वहां पर नेगेटिव प्रेशर होता है लंग्स में, तो हाँ ये सही है। फिर दूसरा ऑप्शन कहता है कि देयर इज अ नेगेटिव इंट्राप्लेनर प्रेशर पुलिंग एट द लंग्स वॉल, ये भी सही है, ठीक है। देखो ए और बी दोनों सही। अब देखना है दोनों में से ज्यादा कौन सही है। हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बोलता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव प्रेशर है लंग्स में, हाँ ठीक है। लेकिन बी उसको थोड़ा डिफाइन करके बोलता है, उसको ब्रीफ में बताता है कि यहाँ पर नेगेटिव इंट्राप्लेनर प्रेशर है जो कि पुल करता है लंग के बाल को। तो हमारा आंसर, एक्यूरेट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखो सी में कहता है कि यहाँ पे पॉजिटिव इंट्राप्लेनर प्रेशर होता है जो कि गलत है, और डी में कहता है कि प्रेशर इन द लंग्स इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी क्या है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो तो देखो इसमें कहता है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, एल्वोलाई में पूछ रहा है, इक्वल टू दैट इन द ब्लड, ब्लड के बराबर होगा, नहीं, मोर देन इन द ब्लड, हाँ ब्लड से ज्यादा होगा, क्योंकि ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो कितना होता है, 95 होता है, 95 mm ऑफ एसजी होता है। लेकिन एल्वोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, तो 104 mm ऑफ एचजी होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट कहता है अस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू, अस्थमा के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है ये तुम्हें बताना है। तो देखो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, लंग्स का बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हम लोग अस्थमा कहते हैं, नहीं। एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल इन द लंग्स, हाँ मास्ट सेल में एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं अस्थमा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन ऑफ लंग्स नहीं होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स ये भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट कहता है कि रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल, अगर पीएच का रिडक्शन हो जाएगा ब्लड में तो क्या होगा, जब पीएच देखो अगर कमता है तो H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, और जब H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो HbO2 का फॉर्मेशन कम होगा, HbO2 का फॉर्मेशन होने में दिक्कत होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होने में। जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा अच्छे से तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का आपस में बॉन्ड नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो देखो इसमें कहता है कि आफ्टर फोर्सफुली इंस्पिरेशन, फोर्सफुली इंस्पिरेशन के बाद द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट विथ अ मैक्सिमम फोर्स एक्सपिरेशन इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, वाइटल कैपेसिटी के इक्वल हो जाएगा। और वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, IRV प्लस ERV प्लस TV। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे इस चैप्टर के सभी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आज के इस सेशन से आपके कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। अब ईमानदारी से अपना फाइनल स्कोर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि मुझे पता चले आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो नीटी5 बायोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ इस सीरीज की जो पूरी प्लेलिस्ट है वो आपको भी पूरी स्क्रीन पर यहाँ दिख रही होगी, उस पर क्लिक कीजिए और अपनी अगली तैयारी शुरू कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे फोकस्ड।